अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। प्रोग्राम कैबिनेट आवर के साथ मैं हूं सलमा कौसर। मैं हूं नाजिया खास। करते हैं हेडलाइंस के साथ। में जो आप दो खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए हैं। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। जो पैसा लूट कर मुल्क से बाहर ले जाया गया उसमें से आधा भी मिल जाए तो अवाम को खाने पीने की अशिया में बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क की तारीख के सबसे बड़े फलाही पैकेज का ऐलान। 2 करोड़ खानदानों के लिए 130 अरब रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। घी, आटा और दाल पर 30% डिस्काउंट मिलेगा। एहसास प्रोग्राम के तहत 260 अरब के मंसूबे चल रहे हैं। कामयाब प्रोग्राम लाया जा रहा है जिसमें 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का इजलास। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का मकसद हमारी नौजवान नस्ल में इखलाकी इक़दार को बेदार करना है। माशरे में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के लिए 1400 साल कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरत्तब करदा शानदार रिवायात पर अमल करना होगा। जदीद ज़राए इब्लाग बिलखुसूस सोशल मीडिया के जरिए अपने नौजवानों को गैर इखलाकी अजनबी सकाफत के हमले से बचाने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान। हुकूमत का समंदर पार पाकिस्तानियों को सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म इमरान खान के वफाकी इदारों में सहूलतकार अफसरान मुकर्रर करने की हिदायत। 13 वजारतों के 34 ज़ैली इदारों में खुसूसी सेक्शन और डेस्क कायम किए जाएं। सहूलतकार अफसरान ग्रेड 19 से कम नहीं होंगे। वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट की मुतल्लिका वजारतों को हिदायत। एहसास प्रोग्राम के तहत 34 समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम कामयाबी के साथ चल रहे हैं। हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली से आवाम पर आलमी सतह की महंगाई का कम से कम असर मुंतकिल हुआ। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। ये ऐसा NRO चाहते हैं जिससे इनके तमाम केसेस यकदम खत्म हो जाएं। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब का मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। और ICC T20 की ताज़ा रैंकिंग। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर। बॉलर्स में श्रीलंका के वानेंदो हसारंगा पहले नंबर पर। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ टॉप 20 में शामिल। ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और शकीब उल हसन सर फहरिस्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। क्या गुफ्तगू के आदाब को टीवी टॉक शोज और मिड ब्रेक्स बेहतर या बदतर कर रहे हैं? देख कर बताइए। आज के हालात हाजरा पर माजी के कल और मुस्तकबिल का कल का उतना ही या ज्यादा असर होता है? आप जांच कर बताइए, मुकालमा होगा।
गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ PTV न्यूज पर। Watch T20 Cricket World Cup live on PTV Sports. Game on it. ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निज़ाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है, लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में हैं जहां इजादात की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। स्मार्ट होम्स, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, आज की दुनिया स्मार्ट है और हम लाएंगे इसकी अपडेट्स स्मार्ट वर्ल्ड में। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। वेलकम बैक नाजरीन। कैबिनेट आर का आगाज सबसे अहम खबर से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया है और मुल्क की तारीख के सबसे बड़े फलाही पैकेज का ऐलान भी किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 करोड़ खानदानों के लिए 130 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं। घी, आटा और दाल पर 30% तक सब्सिडी मिलेगी। जी बिल्कुल, और इसी हवाले से मजीद बात के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी। उनसे मजीद तफसील लेते हैं। जी रियाज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौम से खिताब किया, उस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा चीदा चीदा नुकात। जी पहले तो मैं ये बता दूं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कौम से खिताब किया, पहले तो उन्होंने सारी तफसील रखी कौम के सामने कि जब वो हुकूमत में आए तो क्या सिचुएशन थी, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी थी, कर्ज़ों में डूबा हुआ था मुल्क, डॉलर्स नहीं थे, महंगाई थी हर किस्म की, यानी उनको ये तक मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा जो खसारा था वो उन्हें मिला। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन की मदद से पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उन्होंने कोशिश की इस्तेहकाम लाने की, माशी तौर पर इस्तेहकाम। उन्होंने कहा कि 1 साल तो इसी में लग गया, अब जब इस्तेहकाम के करीब पहुंचे तो 100 साल में सबसे बड़ी जो एक बहरान था कोरोना वबा वो आ गई, उसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई, पाकिस्तान भी मुतासर हुआ, साथ जो इंडिया है पड़ोसी मुल्क, उसमें तो हालात इस हद तक ख़राब हो गए, अस्पताल भर गए, ऑक्सीजन की कमी और सब कुछ जिस तरह उन्होंने बताया। उनका कहना था पाकिस्तान ने एक स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की, मुकम्मल तौर पर मुल्क को बंद नहीं किया था कि रोज़गार लोग जो हैं बेरोज़गार ना हों।
तो इसका सारा उन्होंने कहा कि इनके बावजूद अब ये है कि पूरी दुनिया में, उन्होंने कहा ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, उन्होंने मीडिया से भी खास तौर पे रिक्वेस्ट की कि आप महंगाई, उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ी है या इस हुकूमत की वजह से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ये बताएं, असल हकीकत बताएं कि क्या वजह है। उन्होंने कहा कि ब्लूमबर्ग का जो एक इंडेक्स है इंटरनेशनल, उसके मुताबिक दुनिया भर में 50% महंगाई हुई है, पाकिस्तान में सिर्फ 9% महंगाई हुई। ये सारी तफसील देने के बाद उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अवाम पे जो बोझ है वो कम करने के लिए एक रिलीफ का जो पैकेज है उसका वो अनाउंस किया है। 120 अरब रुपए का बेसिकली ये पैकेज है, या आप ये समझ लें कि सब्सिडी दी गई है जो 3 बुनियादी चीज़ें हैं, घी, आटा और दाल। इसके बाद अब यह है कि जब भी आप दुकान में कहीं भी जाएंगे तो आपको इन 3 चीज़ों में 30% रियायत मिलेगी, और ये अगले 6 माह तक ये पैकेज है। 2 करोड़ ख़ानदान यानी 13 करोड़ के करीब लोगों को इससे रिलीफ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 260 अरब रुपए के जो एहसास के तहत प्रोग्राम है वो ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है। 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी गई है। ये भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 40 लाख खानदानों के लिए सूद के बगैर कर्जे दिए जा रहे हैं, यानी जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनको बिला सूद 5 लाख का कर्जा, किसानों को 5 लाख का कर्जा बिला सूद, इसी तरह जो दीगर कारोबार करना चाहते हैं शहरों में छोटे मोटे, उनको भी 5 लाख बिला सूद। इसके अलावा उन्होंने कहा कामयाब जवान प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 22,000 नए रोजगार के लिए 30 अरब रुपए रखे हैं। 2 लाख नौजवानों को जो है वो हुनर फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया, जिसके तहत 60 लाख स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। 47 अरब रुपए इसमें जो है वो रखे गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड जो है उसकी फराहमी भी जारी है। उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो पूरे मुल्क में जो लोगों हैं हर ख़ानदान को हेल्थ इंश्योरेंस दें। उन्होंने कहा KPK में ये प्रोग्राम शानदार तरीके से चल रहा है। पंजाब में दिसंबर में शुरू होगा, मार्च तक ये सारे ख़ानदानों को पहुंच जाएगा। इस्लामाबाद में भी शुरू हो चुका है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी ये प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया रियाज बरकी आपका। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौम से खिताब किया। रियाज बरकी उस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उनका यह कहना था कि वज़ीर आज़म ने कौम को आगाह किया कि जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो मुल्क किस कदर बहरान का शिकार था। हुकूमती पॉलिसीज़ और उनके तसलसल के बायस मुल्क जो है वो बहरान से निकला। उसके अलावा फिर कोरोना की वजह से भी सूरत हाल काफ़ी ख़राब हुई, लेकिन अच्छी पॉलिसीज़ और मयारी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़े, जिसकी वजह से मुल्क को इस बहरान से भी निकलने में आसानी हुई। दीगर खबरों की जानिब रुख करेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमें अपने माशरे में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के लिए 1400 साल कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरतब करदा शानदार रिवायात पर अमल करना होगा। इस्लामाबाद में रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें जदीद ज़राए इब्लाग बिलखुसूस सोशल मीडिया के जरिए अपने नौजवानों को गैर अखलाकी अजनबी सकाफत के हमले से बचाने के लिए फौरी इकदाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी के क़याम का मकसद नौजवान नस्ल में इखलाकी इक़दार को बेदार करना है, जिसे इंटरनेट के इस दौर में हर तरह के गैर अखलाकी मवाद तक ऑनलाइन रसाई हासिल है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि वो तहकीक के जरिए इस बात का तयन करें कि किस तरह टेक्नोलॉजी से नौजवानों की किरदार साजी को मौसर तरीके से यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने सीरत तैयबा की शानदार तालीमात की रोशनी में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर तलबा को तालीम देने के लिए निसाब में तब्दीलियाँ मुतारिफ कराने पर जोर दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने शुमाली वज़ीरिस्तान, बाजौर और ज़िला कुरम में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों के लवाहिकीन से टेलीफोनिक राब्ता करके वतन की खातिर इस अजीम कुर्बानी पर शोहदा और उनके खानदानों को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर ममलकत ने लवाहिकीन से टेलीफोनिक राब्ता करके बाजौर धमाके में शहीद होने वाले लांस नाइक मुदस्सिर, सिपाही जमशेद खान और सिपाही समद खान के अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने जिला करम में फायरिंग के नतीजे में शहीद होने वाले सिपाही असद और सिपाही आसिफ के वरसा से भी गुफ्तगू की। सदर ममलकत ने शुमाली वज़ीरिस्तान में धमाके में शहीद होने वाले सिपाही रमजान खटक और सिपाही रुहेल हुसैन के अहले खाना से भी टेलीफोन पर बातचीत की और ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर सदर ममलकत ने शोहदा के दराजात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। नाज़रीन, हुकूमत का समंदर पार पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम करने के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने विफाकी इदारों में सहूलतकार अफसरान मुकर्रर करने की हिदायत देते हुए कहा है कि 39 विफाकी डिवीजन्स में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलतकार ऑफिसर्स मुकर्रर किए जाएं। वज़ीर आज़म ने 13 वजारतों के 34 ज़ेली इदारों में खुसूसी सेक्शन और डेस्क कायम करने की भी हिदायत की है। इस हवाले से वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट ने मुतल्लिका वजारतों को हिदायत जारी कर दी हैं।
वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक सहूलतकार अफसरान ग्रेड 19 से कम नहीं होंगे, जबकि वजारतें सहूलतकार अफसरान की तैनाती को नोटिफाई करेंगी। मरासले में कहा गया है कि मखसूस सेक्शन और डेस्क के क़याम के लिए भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वफाकी इदारे सहूलत की फराहमी से मुतालिक आगाही के लिए वजारत खारजा, वजारत समंदर पार पाकिस्तानी और इतलात को मालूमात फराहम करें। इक़दाम का मकसद समंदर पार पाकिस्तानियों को दफातर में दरपेश मसाइल का अजाला करना है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने कहा है कि तमाम डिवीजन्स 21 रोज़ में कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट दें। खारजा, समंदर पार पाकिस्तानी और इतलात और नशियात की वजारतें भी अपने तौर पर सहूलत की आगाही दें। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के इक़्तिसादी सिफारतकारी इक़दाम और पाकिस्तान के इक़्तिसादी तरजीहाती एजेंडे के तनाजुर में इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन लाहौर चैप्टर से मुंसलिक नौजवान कारोबारी अफराद के वफ़द ने वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुल्क की मीशत को बेहतर और मुस्तहकम बनाने के लिए नौजवान कारोबारी हजरात का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। शाह महमूद कुरैशी ने नौजवान कारोबारी अफराद को पाकिस्तान के इक़्तिसादी सिफारतकारी विजन के खुद्दुखाल और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इक़्तिसादी सिफारतकारी के हवाले से अब तक उठाए गए अहम इक़दामात पर रोशनी डाली। वफ़द पाकिस्तान के चंद सरकर्दा नौजवान CEOs पर मुश्तमिल था, जिसकी क़यादत उनके सदर मोहसिन ख्वाजा कर रहे थे। इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन का लाहौर चैप्टर मारूफ कारोबारी ग्रुपों के 70 मेंबरान पर मुश्तमिल है, जो लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में पाकिस्तान की सनतों के एक बड़े हिस्से की नुमाइंदगी करता है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में टेक्सटाइल की बरामदात का हजम जुलाई तक अक्टूबर 6 अरब डॉलर्स के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जो पिछले साल से 27% ज़्यादा है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने अपने ट्वीट में कहा कि नून लीग के दौर में टेक्सटाइल मिल्स बंद होना शुरू हो गई थी। फ़ारूक हबीब ने कहा कि PTI हुकूमत की खुसूसी मुराद और तवज्जो के बायस टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा हो रहा है। नुमाइंदे खुसूसी मजहबी हम आहंगी और मशरिक़ वस्ता हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। बहुत से सरमायाकार पाकिस्तान में सरमाया करने के ख्वाहां हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का विजन है कि दुनिया भर के मुफक्किरीन को यकजा करके इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम किया जाए। मौजूदा हालात में कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी है। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुआहिदे का खैर मकदम करती है। खूनरेज़ी से बचने का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। उन्होंने कहा कि रियासत का काम सबको साथ लेकर चलना है। और अभी आज़ाद कश्मीर से अफसोसनाक खबर। आज़ाद कश्मीर के ज़िला सदनोती के इलाके बलोच में ट्रैफिक के अलमनाक हादसे में 22 मुसाफिर जान बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक बलोच से रावलाकोट आने वाली बदकिस्मत मुसाफिर बस मंजाड़ी के करीब खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 13 अफराद मौके पर जान बहक हो गए। बाद में जख्मी होने वाले मजीद 10 अफराद भी जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों में कम सिन बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। हादसे में 10 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पलंदरी मुंतकिल कर दिया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हादसे पर गहरे रंजो अलम का इजहार किया है और हादसे में ज़ख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी बस हादसे में कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए हादसे में ज़ख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। ताज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा कि हादसे में जान बहक होने वालों के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। और नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। एक मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरीन ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ।
वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे भारत के सेक्युलर चेहरे की, जो कि दुनिया के सामने आया हो चुका है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत इंतहा को पहुंच चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पाकिस्तान बॉलर मोहम्मद शामी की हिमायत करने पर धमकियों का सामना है। इस बार इंतहा पसंद हिंदुओं की शर्मनाक हरकत हर हद पार कर गई। विराट कोहली की शीखार बेटी को भी ना छोड़ा और ज्यादती करके कत्ल करने की धमकी दे दी। पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त पर भारत के इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर हो गए और हार का जिम्मेदार मुसलमान बॉलर मोहम्मद शामी को करार दिया। विराट कोहली ने मोहम्मद शामी की हिमायत करते हुए कहा कि किसी से मजहबी बुनियाद पर नफरत करना काबिल अफसोस है। हम मोहम्मद शामी की 200% हिमायत करते हैं। इस बयान पर भारतीय इंतहा पसंद हिंदू तैश में आ गए। सोशल मीडिया पर विराट कोहली और उनकी अहलिया को संगीन नताइज की धमकियां दे डाली। उधर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा ने नई दिल्ली में शुमाल मशरिकी रियासत त्रिपुरा में हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमान मुखालिफ फसादात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मुसलमानों के खिलाफ फसादात की मजम्मत की और हिंदुत्व सियासत के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने पुलिस पर मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने का इल्ज़ाम लगाया और त्रिपुरा में तशद्दुद के वाक़यात की जामे तहकीकात का मुतालबा किया। उनका कहना था कि पुलिस मसाजिद और मुसलमानों की अमलाक पर इंतहा पसंद हिंदुओं के हमले के बारे में मालूमात छुपा रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सदर आयशा घोष ने त्रिपुरा में दहशतगर्द हिंदू तंजीम विश्वा हिंदू परिषद के कारकुनों की तरफ से मुसलमानों और उनके घरों पर हमलों और मसाजिद में तोड़ फोड़ की मजम्मत की। और अभी खबर ये है कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के अस्पताल पर हमले में एक अहम कमांडर हमदुल्ला मुखलिस शहीद हो गए हैं। हमले की इत्तला मिलने के बाद वो अपने साथियों के हमरा मौके पर पहुंचे थे। उनका ताल्लुक हक्कानी ग्रुप से था और वो बदरी कोर स्पेशल फोर्स के ओहदेदार थे। दाइश ने काबुल में हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। अफगानिस्तान में तालिबान ने मुल्क में गैर मुल्की करेंसियों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान किया है, जिसका मकसद मुल्क की मईशत को सहारा देना है। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि मुल्क की मईशत और कौमी मफादात का तकाजा है कि तमाम अफगान बाशिंदे अपनी तिजारत में अफगान करेंसी इस्तेमाल करें। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में हमसाया ममालिक की करेंसी इस्तेमाल होती है, जो मुल्क के बाजारों में वसी पैमाने पर अमरीकी डॉलर्स इस्तेमाल किया जाता है। सदर ममलकत की अहलिया बेगम समीना अलवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन में छाती के सरतान से मुतालिक मामले का नोटिस लेते हुए विफाक और सूबाई सतह पर मरज की तशखीस और इलाज की सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत की है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए बेगम समीना अलवी ने कहा कि आगाही मुहिम में हम इस हद तक कामयाब हो गए हैं कि हर फोरम पर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में नोटिस लिया जाना भी खुशाइन बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की शरह एशियाई ममालिक में सबसे ज्यादा है। बेगम समीना अलवी ने सेमिनार में मौजूद खवातीन को आगे मजीद लोगों में शऊर बेदार करने की हिदायत की। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू के 494 मरीज रिपोर्ट हुए। इस तरह पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद 2535 हो गई है। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की तादाद 1660 है। पंजाब में डेंगू के मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। सूबे के सरकारी अस्पतालों में इस वक्त 5223 बिस्तर डेंगू के मरीजों के लिए मुख्तस हैं। डेंगू पर कंट्रोल के लिए इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों की चेकिंग का काम जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 1000 से ज़ायद मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। इंतजामिया ने अवाम को कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। नाज़रीन, हुकूमत की मौसर पॉलिसीज़ और वैक्सीनेशन के मुस्बत असरात के बाइस कोरोना में दिन ब दिन वाज़े कमी देखने को मिल रही है। मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में 11 अफराद जाँ बाक हुए हैं, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 28,477 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 43,914 नए टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 561 मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 1.27% रिकॉर्ड की गई है, जबकि अब तक 12,23,000 से ज़ायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज पूरे मुल्क में 11 लाख से जायद, जबकि मजमूई तौर पर 10 करोड़ 69 लाख से जायद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नाइजीरिया के हाई कमिश्नर एबोए मोहम्मद बेलो ने लाहौर में मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, टेक्सटाइल,
खेलों के सामान और फार्मास्यूटिकल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार सूबा है। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस के तहत वज़ीर आला सरमायाकारी सहूलत सेंटर कायम किया गया है, जहां सरमायाकारों को मुतल्लिका इदारों के आला सरकारी हुक्काम तक बराह रास्त रसाई दी गई है। नाइजीरिया के हाई कमिश्नर ने पंजाब में सरमायाकारों के लिए सहूलियात फराहम करने के हवाले से वज़ीर आला के इक़दाम की तारीफ करते हुए कहा कि उनका मुल्क पंजाब में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने कहा है कि अदलिया रियासत का अहम सुतून है। अदलिया की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अमन के बगैर तरक्की के अहदाफ हासिल करना मुमकिन नहीं है। हुकूमत में आने का मकसद सूबे की तरक्की और आवाम की बेहतरी है। मीर अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने हाई कोर्ट बार सिब्बी और तुर्बत बार के लिए 50 लाख जबकि 34 डिस्ट्रिक्ट बार्स के लिए 10 लाख रुपए ग्रांट का भी ऐलान किया है। नाज़रीन, पैदाइशी तौर पर सुनने और बोलने से महरूम बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट की फराहमी के लिए पाकिस्तान बैतुल माल और ट्रांसपेरेंट हैंड ट्रस्ट के माबैन एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर मलिक ज़हीर अब्बास खोखर और ट्रांसपेरेंट हैंड ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट काशिफ मोइन ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत बच्चों को सुनने और बोलने के काबिल बनाने के लिए कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी की जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से 10 लाख और ट्रांसपेरेंट हैंड ट्रस्ट की तरफ से 3 लाख रुपए की मुआवनत की जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए MD पाकिस्तान बैतुल माल मलिक ज़हीर अब्बास खोखर ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक मुल्क के महरूम तबकात की बहाली के लिए ठोस इक़दाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इस मंसूबे में दूसरे मुखय्यर हजरात की शमूलियत पर भी जोर दिया ताकि इस महंगे आने की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कामयाब और खुद इन्हिसार ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जा सके। ट्रांसपेरेंट हैंड ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा नस्लों को फ़ाल और तंदुरुस्त बनाने के लिए पाकिस्तान बैतुल माल का इक़दाम लायक तहसीन है, जिसके लिए भरपूर ताउन जारी रखा जाएगा। वफाकी दारुल-हुकूमत में थानों की बराह रास्त निगरानी के लिए जदीद तरीन डिजिटल सिस्टम नस्ब IG इस्लामाबाद की हिदायत पर अवामी शिकायत और रिश्वत सतानी को खत्म करने के लिए थानों की निगरानी का अमल शुरू कर दिया गया है। डिजिटल कंट्रोल रूम से थानों में साइलिन से उनके मसाइल पर बराह रास्त बात हो सकेगी। SHOs, मुहर्रिरों के दफातर और फ्रंट डेस्क पर जदीद कैमरे नस्ब किए गए हैं। इस मौके पर IG इस्लामाबाद ने डिजिटल कंट्रोल रूम से थानों में मौजूद साइलिन के साथ बराह रास्त बात की और उनके मसाइल सुने। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला आजकल फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में हैं। आलूदगी के असबाब, नुकसानात और तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में जानते हैं शाहिद वफा की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा का आगाज़ है और लाहौर की फ़िज़ा धुंधली धुंधली सी है। हर साल नवंबर के महीने में जहरीली गैसों, धुएं और धुंध के बाहम मिलने से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला स्मॉग की लपेट में आ जाते हैं। ताहम माहरीन के मुताबिक इस साल फ़िज़ा स्मॉग की बजाय आम धुएं और गर्दो गुबार से मुतासिर हुई है। इस वक्त तक जो हमें नज़र आ रही है इसे हम टेक्निकली स्मॉग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी लेवल जो है इस वक्त वो नहीं है जो फॉग के लिए ज़रूरी होता है, और फॉग और स्मोक मिल के जो है वो स्मॉग बनाएंगे। लेकिन स्टिल चूँकि ये पोल्यूशन है और हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स का लाहौर का जो है वो 397 रिकॉर्ड किया गया है, जो हज़ार्डियस सतह से भी बहुत आगे है। मुतल्लिका इदारों का कहना है कि गुंजान आबाद इलाकों में कायम छोटी सनतों, ट्रैफिक के धुएँ और बारिशें न होने के बायस पैदा होने वाली फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। छोटे सनतकार हैं उनको सॉफ्ट लोन्स देंगे, जिससे वो अपनी जो पोल्यूशन को कम करने के लिए जो भी उन्होंने कुछ सिस्टम्स लगाने हैं उनमें आसानी हो। जहाँ तक ब्रिकलिंग्स का सवाल है तो वो तो 90% तक हो चुके हैं ज़िगज़ैग, और जो बाकी बच गए उनको बहुत हैवी जुर्माने हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक सनती तरक्की, शहरों का फैलाव, फसलों की बाकियात को जलाना, मौसमियाती तब्दीलियाँ और खुश्क साली के बायस फ़िज़ाई आलूदगी एक आलमी मसला बन चुकी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मास्क और चश्मे का बाकायदा इस्तेमाल करके फ़िज़ाई आलूदगी के मुज़र असरात से बहुत हद तक बचा जा सकता है। शाहिद वफा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। साथ रहिएगा।
सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। क्रिकेट के शोहरा आफाक बाजीगरों का आलमी मेला ICC वर्ल्ड T20 2021 महदूद ओवर्स के तमाम तर जारहाना अंदाज के साथ हम पहुंचाएंगे आप तक इस खेल की तमाम तर रानाइयां, फख्रिया जीत के अंदाज और हार के शिकस्त खुर्दा लम्हात। आलमी एजाज की दौड़ में शामिल 12 टीमों में से किसके सर होगा जीत का ताज और कौन होगा नाकामी से दो चार, ये सब देखने के लिए देखिए ICC वर्ल्ड T20 2021 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक सिर्फ PTV स्पोर्ट्स पर। ICC T20 वर्ल्ड कप लाइव ऑन PTV स्पोर्ट्स, गेम ऑन है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप स्पेशल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और आज पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान शिराजी, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, और साथ में ज़िशान क़य्यूम मौजूद हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, और साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अफाद उमर ने, साइन लैंग्वेज के लिए हमारे साथ होंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे जो अफगानिस्तान और भारत के दरमियान मैच होने जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और भारत जो है वो पहले बैटिंग करने जा रहा है। सबसे पहले तो ज़िशान ये बताइए कि क्या ये जो फैसला है अफगानिस्तान की जानिब से, क्या ये दुरुस्त साबित हो सकता है? बिल्कुल जी, दुरुस्त साबित हो सकता है। अफगानिस्तान जो है वो हम कह सकते हैं कि आधा मैच भी वो अपने पास ले गया है, गिरफ्त मजबूत हो गई है, क्योंकि अबू धाबी में जिस तरह की कंडीशंस हैं उसमें बाद में बॉलिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करती हैं। और अफगानिस्तान ने टॉस जीता है और भारत के जो कप्तान थे विराट कोहली, उनका भी अभी यही कहना था कि वो भी अगर टॉस जीते तो वो पहले फील्डिंग का ही फैसला करते। बहरहाल भारत आज फिर पहले बैटिंग कर रहा है और देखते हैं कितना टारगेट देगा, क्योंकि बाद में बॉलिंग जो है अब इंडिया की इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग है भी नहीं, ना ही इतनी मजबूत है, और जब ड्यू फैक्टर ज़्यादा होगा तो भारत की टीम को यकीनन मुश्किलात पेश आएंगी बॉलिंग करते हुए। अच्छा अरसलान, आपसे जानना चाहेंगे जो भारत है वो कितना टारगेट अफगानिस्तान को दे सकता है और कितना टारगेट अफगानिस्तान के लिए चीजेबल हो सकता है? देखिए, जिस तरह अभी ज़िशान कह रहा था, बड़ा मुश्किल होता है ड्यू में बॉलिंग करना। और आपने पीछे भी देखा है, मुझे पिछले मैच में भी जब पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने टॉस जीती थी और पहले बैटिंग की थी तो मुझे समझ नहीं आया था, और आज वो अपनी उस गलती का अजाला कर रहे थे। जैसे आपने टॉस पे उन्होंने सुना कि उन्होंने कहा कि पिछले मैच में हमें मुश्किल हुई जब हम सेकंड बॉलिंग कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी टॉस जीती है अफगानिस्तान ने, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला आज के मैच का नहीं है। इंडिया के लिए तो नो डाउट ये बड़ा मैच है। मेरे ख्याल में जो आखिरी अफगानिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड के साथ, अगर वो अफगानिस्तान जीत जाता है तो चीज़ें चेंज हो जाएगी, और अगर आज वो इंडिया को हरा भी देता है और वो मैच हार जाता है तो अफगानिस्तान के लिए कुछ नहीं है इस टूर्नामेंट में। अच्छा, जो अभी जिस तरह जो अफगानी कैप्टन थे उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान जो है वो नहीं खेल रहे, तो आपको नहीं लगता कि मुजीबुर रहमान उनके अच्छे प्लेयर थे, बॉलर थे, उन्हीं के सर पे पहले भी जो उन्होंने मैचेस जीते हैं, तो आज की कम्बिनेशन को कैसे देख रहे हैं अफगानिस्तान के?
देखिए मुजीब नो डाउट बड़ा अच्छा, पहले 8 ओवर में वो 4 ओवर अपने फेंक जाता था और 14-15 स्कोर दे के 2-3 विकेट निकाल जाता था। नो डाउट आज उन्हें ये डेंट पड़ा है, लेकिन वो डेंट पूरा हो गया जो वो टॉस जीत गए हैं। टॉस ना जीते तो मेरे ख्याल में मुश्किल होती। राशिद खान स्टिल वहाँ पे मौजूद है, नबी खुद बड़ी अच्छी फॉर्म में है, उनके बॉलर्स बड़ी अच्छी फॉर्म में है। मेरे ख्याल में मसला नहीं होगा। अगर इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया 150 तक तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान ये मैच जीत जाएगा। अच्छा ज़ीशान, आप बताइए कि क्या अफगानिस्तान की बॉलिंग अभी भी इतनी स्ट्रांग है कि जो भारत है उसको कम मार्जिन पे रोक सके, कम स्कोर पे रोक सके? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि भारत की टीम इस वक्त है किस कंडीशन में। उनके सबके मोराल बहुत ज़्यादा डाउन है, उन पर हर तरफ से तनकीद हो रही है, उनके अपने मुल्क में तनकीद हो रही है, यहाँ तक कि उनको जो पूरी टीम है उनको धमकियाँ तक मिल रही हैं। तो ये एक ऐसा सिनेरियो बना हुआ है कि उनकी टीम बहुत ज़्यादा डाउन भी है, प्लस अगर आज का वो मैच हारते हैं तो इंडिया इस इवेंट से बाहर हो जाएगा। वैसे भी उनके बहुत कम चांसेस हैं अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस इवेंट में हमने देखा कि उनके तमाम प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हैं, कन्फ्यूजन है, टीम उनकी किसी भी तरह से उनका कॉम्बिनेशन भी नहीं बना हुआ, जेल भी है। जिन अहम प्लेयर्स पर वो रिलाई कर रहे थे वो सिंगल फिगर में ही आउट हो जाते हैं और एक अजीबोगरीब टीम उनकी कश्मकश में मुब्तला है। तो इस तरह से तो कोई भी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक तो भी नहीं पहुंचती। तो उनके जो ख्वाब था कि जिस तरह से वो मेज़बान हैं, होस्ट हैं और वो टाइटल लेकर जाएंगे, तो मेरे ख्याल में वो पूरा नहीं हो सकता। आपको ग्राउंड में जाकर अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, टीवी स्क्रीन्स पर जाकर कमर्शियल्स में अपीयर होकर कोई भी जो है वो टीम वो वर्ल्ड कप नहीं जीतती। सही। अरसलान, यही क्वेश्चन आपसे करूंगा कि जो अफगानिस्तान है उनकी टीम भी काफ़ी स्ट्रांग है। हमने देखा कि गुज़श्ता मैचेस जो पाकिस्तान के साथ भी हुए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा फाइट किया। तो जो आज का जो मैच होगा, चूँकि अहम मैच है, ख़ासतौर पर भारत के लिए अहम मैच है, क्योंकि अगर भारत जो है वो हार जाता है तो वो इवेंट से बाहर भी हो सकता है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई डेफिनेटली नहीं करेगा। तो जो भारत है उस पर प्रेशर भी है, ज़ाहिर है उसने 2 मैचेस हारे हैं। तो आज का मैच कितना अहम है भारत के लिए? देखिए, ज़ीशान ने बड़ी खूबसूरत बात की कि उन पे प्रेशर इस हवाले से भी है कि वो कितने अरसे से आइसोलेट हुए हैं, क्योंकि कोविड है। पहले वो इंग्लैंड के टूर पे थे, वहाँ से सीधा वो आईपीएल में आ गए। पिछले 2-2.5 महीनों से वो एक बबल के अंदर हैं, वो जो बायोस्क्योर बबल होता है कोविड-19 का, तो उसमें वो फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से उन पे प्रेशर था। फिर होस्टिंग भी थी, फिर उनसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, प्लेयर्स ने खेलना था, लेकिन वो थके हुए थे। बड़ी खूबसूरत ज़ीशान ने ये बात की, वो थके हुए थे और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। जैसे आज के मैच की आपने बात की, तो आज उनके लिए डू एंड डाई है। आज वो हार जाएंगे तो वो आउट हो जाएंगे, और अगर वो अफगानिस्तान से हार जाते हैं तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए इससे बड़ी कोई मेरे ख्याल में बेइज्जती नहीं होगी इस टूर्नामेंट में, क्योंकि नो डाउट अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान की टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया बहुत अच्छी है। इंडिया बहुत अच्छी टीम जो है वो ग्राउंड में लड़ती हुई नजर आ रही है। आपने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में देखा, आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में देखा, तो अफगानिस्तान की टीम बाकायदा फाइट कर रही है और वो इतने दिल बर्दाश्ता भी हुए थे कि पाकिस्तान से मैच हारने के बाद उनके असगर अफगान है उन्होंने रिटायरमेंट का भी जो है वो फैसला कर लिया था। तो यकीनी तौर पे अफगानिस्तान की टीम जो है वो फाइट कर रही है और बाकायदा पूरी कोशिश कर रही है कि वो जो है वो लास्ट 4 में अपनी जगह बना आज का जो मैच है वो भारत के लिए डू एंड डाई का मैच है। बट इससे पहले जो मैच हुआ हम उस पर बात कर लेते हैं। जो ग्रुप 2 में पहला मैच था न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान जो मैच हुआ, उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। क्या गुफ्तगू के आदाब को टीवी टॉक शोज और मिड ब्रेक्स बेहतर या बदतर कर रहे हैं? देख कर बताइए। आज के हालात हाजरा पर माजी के कल और मुस्तकबिल का कल का उतना ही या ज्यादा असर होता है? आप जांच कर बताइए। मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ पीटीवी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद आपको T20 स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोबारा से बात कर लेते हैं जो आज पहला मैच हुआ स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, जिसमें न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया है। अरसलान बताइएगा कैसा मैच देखा आपने न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड का? देखिए, मुझे एक बात की खुशी हो रही है कि जो टीमें नीचे से क्वालिफायर खेल के टॉप 12 में आई हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बड़ा लड़ रही हैं। आप बांग्लादेश और श्रीलंका को एक साइड पे रख दें, स्कॉटलैंड को देख लें, नमीबिया को देख लें, क्योंकि वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उन्होंने तो अच्छा परफॉर्म करना ही था। वो एक रूल के तहत नीचे चली गई और नीचे से क्वालिफाई करके आई। मेरे ख्याल में नमीबिया ने जिस तरह परफॉर्म किया है, मैं कहता हूँ नो डाउट वंडरफुल, बहुत आला। स्कॉटलैंड को देखें वो बहुत आला। तो मेरे ख्याल में आज भी देखें, कल वाला मैच पाकिस्तान वाला देखें तो वो भी क्लोज गया, 144 वो कर गए। आज वाला भी देखें तो सिर्फ 16 रन से जीती है न्यूजीलैंड। तो अरसलान, ये वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको क्या हुआ है फिर? ये भी तो डायरेक्ट क्वालिफाई किया था इन्होंने सुपर 12 के लिए, लेकिन इनको क्या हो गया? इतनी अच्छी जो एसोसिएट टीम्स हैं वो परफॉर्म कर रही हैं, तो इन टीमों को क्या हो गया जो कि इनमें से साबिक चैंपियन भी है, श्रीलंका भी, वेस्ट इंडीज? वो फिर वही बात आ जाती है जो हम पहले इंडिया के लिए कर रहे थे। वेस्ट इंडीज डिफेंडिंग चैंपियन थी, लेकिन वो प्लेयर्स लीग खेल खेल के थके पड़े थे, और दूसरा वो टीम कम्बिनेशन नहीं था। आप ये देखें कि जो प्लेयर्स आए हैं वो कितने अरसे से आपस में मिल के वेस्ट इंडीज़ की तरफ से नहीं खेले थे। वो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजों में, मुख्तलिफ लीगों में जाके खेल रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एज ए टीम जब वो इकट्ठे हुए तो वो नहीं खेल पाए क्योंकि वो थके हुए थे, और पूरा IPL खेल के वो आए थे। ज़िशान, अरसलान आपकी तरफ भी आएंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है अब्दुल गफ़ार ने, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया गफ़ार, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो बात करेंगे जो आज मैच हुआ न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान। हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने अच्छा टारगेट दिया, जबकि स्कॉटलैंड ने भी उसको चेस करने की भरपूर कोशिश की। एक अच्छा मैच खेला गया स्कॉटलैंड की तरफ से भी। कैसे देखते हैं आप इस मैच को? जी बिल्कुल, जैसे अभी निशान भी कह रहे थे कि जो कॉम्बिनेशन जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है इन पिचों को अंडरस्टैंड करना। चूँकि अगर आप देखें पाकिस्तान की भी जीत का राज तो ये है कि पाकिस्तान ने इन विकेटों के लिहाज से अपना जो सिलेक्शन है और जो टीम कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा खिलाया है। इन विकेटों पर आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, और हमने आज भी मैच में देखा कि न्यूजीलैंड की टीम को भी शुरू में थोड़ी जो है मुश्किलात मिली, कि उसके बाद फिर उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो इन विकेटों पर खेलना आसान नहीं है किसी भी टीम के लिए। जो टीम पहले बैटिंग करती है उसको थोड़ा सा अपना प्लान आउट करना पड़ता है। पाकिस्तान को भी कल इसी तरह पहले 10 रन मुताद खेलना पड़ा, लेकिन आज के मैच में स्कॉटलैंड की बहुत तारीफ करना पड़ेगी। नमीबिया के बाद स्कॉटलैंड ने भी आज एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को, एक बड़ी टीम को बड़ा टफ टाइम दिया, और आई थिंक ICC को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एसोसिएट मेंबर्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी है। उनका पहले राउंड 1 का मैचेस करवाए, उनको वहाँ मौका मिला बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी टीमों के खिलाफ खेलने का, और जब वो मेन राउंड में आए तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ गेम जो है वो ऑब्वियसली अच्छी टीमों से खेल के बेहतर हुआ था। तो आई थिंक ICC शुड बी प्रेज्ड हियर। अच्छा गफ़ार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो दूसरा मैच अभी हो रहा है अफगानिस्तान और भारत के दरमियान, इस मैच को आप कैसे देखते हैं? कितना टफ मुकाबला होने जा रहा है ये? देखिए, अफगानिस्तान ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग कर रहे हैं, तो एक एडवांटेज जो इस टूर्नामेंट में है टीमों को वो रहेगा। लेकिन मैं दूसरी जाने में भारत के एंगल से सोचूं तो शायद भारत के पास यही एक बेहतर ऑप्शन है कि वो बड़ा स्कोर करके इस मैच को जीतने की कोशिश करें ताकि उनका रन रेट बेहतर हो। भारत के लिए सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो चुकी है, और उसका सेमीफाइनल में जो जाने का चांस है वो बहुत स्लिम है। लेकिन उनके पास जो सबसे बेस्ट चांस है कि अपने मैचेस को इतने बड़े मार्जिन से जीते कि अगर कहीं अपसेट होता है तो उसका रन रेट जो है वो दूसरी टीमों के मुकाबले में कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि अभी उनका रन रेट ही बहुत कम है, माइनस में है। तो अफगानिस्तान इस प्रेशर का फायदा उठा सकता है। अच्छी टीम है भारत को, अगर वो टॉप 3 उनकी विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं भारत की, तो मेरे ख्याल में ये मैच अफगानिस्तान जो है वो उसमें भारत को ठीक ठाक टक्कर दे सकता है। लेट्स सी कि इंडिया का जो टॉप 3 है, जो अंडर प्रेशर है, वो आज कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सही। अच्छा गफ़ार, जो गुज़श्ता रोज़ मैच हुआ पाकिस्तान और नमीबिया के दरमियान, उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की टॉस जीतकर। सबसे पहले तो टॉस के हवाले से बताइए कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला क्यों किया? क्या वजह थी? ड्यू फैक्टर था या कोई और रीज़न थी? और दूसरा, जो नमीबिया है उन्होंने भी अच्छी फाइट की पाकिस्तान के साथ। देखिए, बाबा ने खुद एक्सप्लेन किया कि हम वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच से पहले अपने आप को प्रेशर सिचुएशन से गुजारना चाहते हैं जिसका सामना मुमकिन तौर पे हमें करना पड़ सकता है। तो अच्छी बात है कि कप्तान ने, टीम मैनेजमेंट ने, खिलाड़ियों ने इसको चैलेंज समझ के कबूल किया, और आई थिंक ये बेहतर अप्रोच थी कि हम एक आसान मैच के अंदर अपने आप को मुश्किल सिचुएशन से गुजारें, और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए पहले 10 ओवर में 50-60 रन बनाए थे, उसके बाद 130 रन हमने बनाए अगले 10 ओवर में, और फिर बॉलिंग में भी हमें दूसरी बॉलिंग करने का जो मौका मिला। देखिए, सेकंड बॉलिंग करना आसान नहीं है यहाँ पर। गेंद जो है वो ड्यू फैक्टर की वजह से इतना सही ग्रिप नहीं होता है, फास्ट बॉलर्स को भी यॉर्कर लैंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए तो अभी ये पर्पल पैच है, माशाल्लाह कहना चाहिए। इस टीम के तमाम बॉक्सेस टिक हैं,
اب صرف انتظار اس بات کا سیمی فائنل میں کون سی ٹیم پاکستان کے خلاف آتی ہے اور پاکستان اس بڑے میچ میں بڑے پریشر کو ہینڈل کیسے کرتا ہے. اچھا غفار، یہ بتائیں کہ پاکستان نے ابھی تک اپنے کمبینیشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی، وہی برقرار رکھا ہے، تو آخری میچ جو اسکاٹ لینڈ کے ساتھ ہے اس میں کیا چینجز کرنی چاہیے یا اسی کو برقرار رکھ کے ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے؟ نشان میرے خیال میں چینجز آخری میچ میں آپ کو کر لینی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس ناک آؤٹ میچ سے پہلے آپ کے کھلاڑی 4 میچز کھیل چکے ہیں. لیکن ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو مل گئے ہیں 5 دن، اب 7 تاریخ کو میچ ہے اور ٹیم مینجمنٹ بہت بہتر سمجھتی ہے. آپ کو پتا ہے تو سائنٹیفک سب چیزیں موجود ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے ورک لوڈ مینجمنٹ کیسے مینٹین کرنا ہے. اور پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ورک لوڈ مینجمنٹ جو ہے وہ اس میں کوئی تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ شاہین شاہ چیزی اسپیشلی میں ان کا نام ضرور لوں گا، حارث روف کا، کہ فاسٹ بالرز ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو اسکاٹ لینڈ کے خلاف میچ میں آپ کو کھلا کر ان کو کسی قسم کا رسک لینا چاہیے. لیکن لیٹس سی کہ کھلاڑی فٹ ہیں اور ٹیم مینجمنٹ میرے خیال میں یہاں بہتر ڈیسیژن لے سکتی ہے وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے. بہت شکریہ. عبدالغفار اسپورٹس ایکسپرٹ تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے ساتھ اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو کمبینیشن ہے اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے اسکاٹ لینڈ کے خلاف. ذیشان آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان کا جو گزشتہ روز میچ ہوا بہت اچھا میچ ہوا اور اس سے پہلے بھی جتنے میچز ہوئے پاکستان نے شاندار کارکردگی دکھائی. خاص طور پہ بابر اعظم اور محمد رضوان کا جو کمبینیشن رہا اوپننگ بیٹسمین کا، اوپننگ جوڑی کا، یہ بڑا اچھا رہا. اوپننگ جوڑی کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں کمال کی جوڑی ہے اور بہت زبردست جوڑی ہے، ایسی آپ کو کہ T20 کرکٹ میں کہیں پہ بھی نہیں مل رہی. اور یہ تو ایسی جوڑی ہے کہ ریکارڈز پہ ریکارڈز بناتی جا رہی ہے. ہر میچ میں کوئی نہ کوئی یا بابر ریکارڈ بنا لیتے ہیں یا رضوان ریکارڈ بنا لیتے ہیں، اور کل بھی جس طرح سے انہوں نے کافی سارے ریکارڈز بنائے اور ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا انہوں نے کہ دنیا کی پہلی جوڑی بن گئی ہے جس نے 5 سینچری پارٹنرشپ کی ہیں. انہوں نے انڈیا کے جو پارٹنرشپ تھی اس کا 4 کا، اور اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے جو 4 مرتبہ کا یہ ریکارڈ تھا اس کو توڑا ہے. اس کے علاوہ بابر اعظم جو ہیں دیکھ لیں آج نمبر 1 بھی ہو گئے ہیں T20 رینکنگ میں، تو کمال کی جوڑی ہے. رضوان جو ہیں وہ ایک کیلنڈر ایئر میں زیادہ سے زیادہ رنز بنانے والے پلیئر ہیں، ان کی ایوریج جو ہے وہ سب سے بہترین ایوریج ہے. تو زبردست پاکستان کا ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے. میرے خیال میں اوپننگ کو ایٹ لیسٹ ہمیں اب مزید خراب نہیں کرنا چاہیے. فخر زمان تیسرے نمبر پر آتے ہیں، وہ بھی اس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جس طرح سے وہ اوپننگ میں کرتے تھے تیسرے نمبر پہ نہیں کر رہے. تو پاکستان کو بہترین ایک ایٹ لیسٹ شارٹر فارم آف گیم میں ان کو زبردست قسم کی ایک اوپننگ پیئر ملا ہے اور ہمیں اسی کو ہی کنٹینیو رکھنا چاہیے تاکہ یہ مزید اعزازات جو ہیں وہ پاکستان کے نام کرتے رہیں. اچھا ارسلان، آپ سے جاننا چاہیں گے جو بابر اعظم ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو محمد رضوان ہیں وہ بھی شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں. جس طرح ذیشان نے بات کی کہ جو کیلنڈر ایئر ہے اس میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمین بننے جا رہے ہیں، صرف 4 رنز کی دوری پہ ہیں کرس گیل سے. تو جو محمد رضوان ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ 4تھے نمبر پہ آ گئے ہیں T20 رینکنگ میں. دیکھیں ذیشان نے بڑی اچھی بات کی کہ جوڑی کمال کی، لیکن اس میں ایک چیز اور ہم دیکھیں کہ یہ جہاں پہ میچز ہو رہے ہیں نا، یعنی اگر آپ ایشیا کی بات کریں، انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش یا UAE کی پچز کی، تو ان پچز پہ میرے خیال میں جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ بڑا مشکل ہوتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا دیکھ کے لوگ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ 20 بالوں پہ 18 بنائے ہوئے ہیں. پاور پلے ہے، پاور پلے میں ہماری 6 کی ایوریج ہے اوورال اگر پورے میچز میں دیکھا جائے تو اس طرح بھی کہیں ہوا ہے. لیکن آپ آخر پہ دیکھیں کہ وہ کیسے کمپلسیٹ کیسے کرتے ہیں. آپ رات بھی دیکھیں جو کل میچ ہوا اس میں رضوان کے 40 بات چل رہی تھی، لیکن آخر پہ اس نے آخری اوور میں جو 24 لگائے، اس کے علاوہ جس طرح اس نے کمپلسیٹ کیا، تو میرے خیال میں یہ پرفیکٹ جوڑی تھی ان پچز کے لیے. میں یہ بھی کہوں گا کہ ان پچز کے لیے، ہاں اگر آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ میں یہ میچز ہو رہے ہوتے تو پھر ہمارا میں بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا کہ پہلے 6 اوور میں تیز پچز ہیں، اتنے سکور ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں یہ پرفیکٹ کمبینیشن ہے ہماری اوپننگ پیئر کا اور ان پچز کا. لیکن ارسلان، ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ میں بھی اسی پیئر نے جو ہے وہ پاکستان کو بڑا اچھا آغاز دیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ میچز T20 کے جیت کر آیا. آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں اور سٹیٹ بھی آپ کے ٹھیک ہے. میں جسٹ اس ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک کمبینیشن اور زیادہ اچھا بن گیا پچز کا اور ہمارے اوپنرز کا. صحیح، یہ اچھا کمبینیشن ہے. اگر اسی ورلڈ کپ کی بات کریں تو ہمارے جو بولرز ہیں وہ بھی بہت اچھا کھیل رہے ہیں. ہمارے جو شاہین شاہ عفریدی ہیں، حارث روف ہیں، وہ بھی ان کی بھی اچھی رینکنگ ہو گئی ہے. بالنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں شاہین تو نو ڈاؤٹ ایک ہمارا سٹار تھا ہے اور آگے اور نکھر کے آئے گا. حارث نے اس ٹورنامنٹ میں ہمیں بڑا انسپائر کیا ہے. ہمیشہ اس پہ تنقید ہوتی رہی ہے، جیسے بیٹنگ میں آصف علی پہ ہوتی رہی ہے اور اس نے 2 میچ فنش کیے ہیں، اسی طرح حارث پہ ہوتی رہی ہے. اور حارث نے اس میں بڑا اچھا ہمیں بتایا کہ نہیں یار، جس وجہ سے مجھے لایا گیا تھا یہ میرا رول تھا اور یہ میں کر رہا ہوں.
اور وہ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں ان فیوچر اور بہتر ہوگا. اچھا ذیشان آپ بتائیے کہ جو ہمارے پاکستانی سپنرز ہیں ان کا رول کیسے دیکھتے ہیں؟ آگے اسکاٹ لینڈ کے ساتھ ہمارا میچ ہوگا سنڈے کو, اس میں جو سپنرز ہیں ہمارے اماد وسیم ہیں, حفیظ ہیں, شاداب خان ہیں, ان کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سپنرز ہمارے ابھی تک میرے خیال میں اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے رہے جس طرح کی ہمیں دینی چاہیے. ہمارے جو فاسٹ بالرز ہیں وہ آگے آ رہے ہیں, وہ اپنی ٹیم کو جو ہے وہ جتوانے میں زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں. حالانکہ یو اے کی کنڈیشن میں سب سے زیادہ کرکٹ پاکستان نے کھیلی ہے اور ہمارے سپنرز کو سب سے زیادہ ان کنڈیشنز کا پتہ ہے. تو ابھی تک تو ہم نے حفیظ کو بھی اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا جس طرح سے کر سکتے ہیں. شعیب ملک کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے, وہ بھی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے پاس اسپن ڈپارٹمنٹ میں آپشنز بہت زیادہ ہیں اور میرے خیال میں جس طرح سے ٹیم جیتتی جا رہی ہے تو فاسٹ بالرز کے ساتھ ساتھ ان سپنرز کا بھی جو ہے وہ کانفیڈنس لیول بڑھتا جائے گا اور یقیناً اس وقت ایٹ دا مومنٹ بڑھے گا جس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ان کی ہی ہوگی. ذیشان اور ارسلان, آپ جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو سیمی فائنل ہوگا وہ کس ٹیم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں؟ یار یہ پریڈکٹ کرنا تو بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ گروپ آف ڈیتھ بنا ہوا ہے اور ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ کیونکہ اگر آسٹریلیا والا وہ میچ کھیل لیں تو وہ تینوں 8-8 پہ آ جائیں گے, پھر رن ریٹ پہ جانا پڑے گا, تو وہ گروپ آف ڈیتھ بنا ہوا ہے. لیکن پھر بھی اگر پریڈکشن مانگتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کا پڑے گا. ذیشان آپ بتائیے. میرے خیال میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پڑے گا کیونکہ آسٹریلیا کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ مائنس میں ہے اور ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ اس وقت پلس میں جا رہا ہے. تو بہرحال ابھی میچز پڑے ہوئے ہیں, ساؤتھ افریقہ کا ایک میچ پڑا ہوا ہے, آسٹریلیا کے 2 میچز پڑے ہوئے ہیں, آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. اس میں ایک ٹیکنیکل جو بات ہے, ساؤتھ افریقہ کا میچ اس وقت جو گروپ پہ ٹاپ میں ہے انگلینڈ کے ساتھ ہے, جس کی وجہ سے میں نے اپنی پریڈکشن دی کہ وہ میچ بڑا مشکل ہوگا ساؤتھ افریقہ کے لیے. بالکل, اور انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ ٹاپ پہ جا رہی ہے 8 پوائنٹس کے ساتھ, تو اس کا نیٹ رن ریٹ بھی بہت اچھا ہے 3 پوائنٹ, لیکن ابھی تک اس نے پھر بھی سیمی فائنل کے لیے کنفرمڈ کوالیفائی نہیں کیا. پوائنٹس ٹیبل جو ہیں دونوں گروپس کے وہ اس وقت کھل چکے ہیں. ابھی دیکھنا ہے پاکستان کے آگے جو میچز ہو رہے ہیں اسکاٹ لینڈ کے ساتھ ہوگا, اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی اور پاکستان کس کے ساتھ سیمی فائنل کھیلے گا, یہ تو فیصلہ آنے والے وقت میں ہوگا. بہت شکریہ ارسلان شرازی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ذیشان قیوم, آپ کا بہت شکریہ, اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے فہد عمر سائن لینگویج کے لیے, آپ کو بھی بہت شکریہ. ناظرین, آج کے T20 اسپیشل سے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.